जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं और आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के दिन को लेकर, आज ज्योग्राफी के एक सेक्शन को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं और वह सेक्शन है, बेहद महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है आपके भारत के मानसून, भारत की जलवायु। दोस्तों, मैं बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में जो जलवायु होती है वह जलवायु वर्ष भर मिलाकर 175 सेंटीमीटर की वर्षा कराती है। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि किसी महीने में अतिरिक्त वर्षा तो किसी महीने में बेहद कम वर्षा होती है। टोटल अगर वर्षा हम परसेंटेज में निकालूं तो 100% की वर्षा होती है। और यह वर्षा कितने प्रकार से होती है, हमारे मानसून को कितने भागों में बांटा गया है, जलवायु किसे कहते हैं, यह सभी अपने आप में एक समग्र अध्ययन है, जिसमें मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि दोस्तों, मानसून वह मौसमी परिस्थितियां हैं जो किसी छोटे से भूभाग पर एक वर्षीय मौसमी घटनाओं एवं परिस्थितियों के आकलन के अनुसार निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर यही जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है 30 वर्षीय, लॉन्ग टाइम, 30 वर्षीय मौसमी घटनाओं या उस पर अवस्थाओं या उसकी विविधताओं का एक विस्तृत अध्ययन है, जिसे हम जलवायु कहते हैं। अर्थात जलवायु 30 वर्षीय मौसमी घटनाओं का विस्तृत अध्ययन है और मानसून वार्षिक रूप से मौसमी घटनाओं का एक छोटे से एरिया में मौसमी घटनाओं का अध्ययन है। अर्थात जलवायु बहुत बड़े विशाल पर आकलित किया जाता है और मानसून या मौसम बहुत छोटे से क्षेत्रों पर उसका आकलन होता है। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है और भारत के नाम पर एक भारतीय तुल्य जलवायु का भी की चर्चाएं होती हैं। हम भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जलवायु एवं मानसून की बात करते हैं तो आपको मैं जो फिगर दिखा रहा हूं, यह फिगर भारत के मैप के साथ भारत में कुछ जलवायु के प्रवेश के इंडिकेशन को दर्शा रहा है। और यहां पर मैंने दोस्तों शीतकालीन पछुआ पवन, दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्म ऋतु वर्षा या दक्षिण पूर्व चक्रवाती पवन का नाम के उल्लेख को किया है। और मैं ये भी बता दूं आपको दोस्तों कि मानसून को जो हम आपको बता रहे हैं उसके 2 अध्ययन हैं और 2 अध्ययन पर ही आधारित मानसून के आकलन को निकाला जाता है। एक को तापीय संकल्पना कहते हैं। दोस्तों याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक को तापीय संकल्पना कहते हैं। और तापीय संकल्पना के अंतर्गत जल और स्थल में तापमान के परिवर्तन के कारण मानसून में परिवर्तन होता है। और दूसरा है नवीन संकल्पना। दोस्तों, नवीन संकल्पना के अंतर्गत जो ITCZ के रूप में हम परिभाषित करते हैं, भारत विश्व में जो है कि ITCZ एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वायुदाब और हवाओं के परिस्थितियों में जो मानसून उत्पन्न होता है या जिस मानसून का अध्ययन किया जाता है उसे नवीन संकल्पना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नवीन संकल्पना आज के परिस्थितियों में सर्वाधिक चर्चित और मान्य संकल्पना है, जिसके एक फार्मूले के तौर पर ITCZ को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उसको कहते हैं, उसके अंतर्गत दुनिया भर के मानसून को दर्शाने का प्रयास किया जाता है। मैं यह दोनों बताऊंगा कि यह दर्शाया कैसे जाता है और इसको निकाला कैसे जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानसून की 3 परिस्थितियों में जो पहला परिस्थिति है शीतकालीन या पछुआ पवन, भारत के 3 परिस्थितियों में मैं उसका उल्लेख करने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं
शीतकालीन या पछुआ पवन। दोस्तों, शीतकाल भारत में कब आता है आपको पता होगा। हम बात कर रहे हैं शीतकाल, तो आपको महीना लगभग नवंबर दिसंबर के बाद शीतकाल प्रवेश करने लगता है और इसी महीने के बीच में यह मानसून भारत में प्रवेश करता है, जिसके नाम पर हम इसे शीतकालीन या पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, पछुआ पवन इसलिए कहते हैं कि भारत में यह मानसून पश्चिम की तरफ से प्रवेश करता है। मुझे लग रहा है जिन लड़कों को दक्षिण पश्चिम उत्तर नहीं मालूम होगा उन्हें बड़ा दिक्कत होगा इस प्रश्न को समझने के लिए। तो आपको हर हाल में दिशाओं को जानने के लिए उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व को जानना होगा। कभी कभी मैं क्लास लेता हूं तो किसी बच्चे से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के बीच में पूछ देता हूं, हालांकि नया बच्चा रहता है, कम जानता रहता है, वह इसको नहीं बता पाता है मैप पर कि किधर मैप पर उत्तर बनता है, किधर दक्षिण और किधर पूर्व और पश्चिम बनता है। भले ही सामान्य परिस्थितियों में अपने दैनिक जीवन में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जानता है, लेकिन जब श्रेणी आधारित, मैपिंग आधारित दक्षिण, पश्चिम, उत्तर की बात आती है तो उसमें विफल हो जाता है। आपको यह ध्यान देना होगा कि मैं पश्चिम कह रहा हूं, इसका मतलब पश्चिम आपके हिसाब से इस दिशा में पड़ता है और भारत के इस दिशा से प्रवेश करता है मानसून। और दोस्तों, मैं बता दूं कि यहां मैं एक मानसून को प्रवेश करा रहा हूं, यही मानसून है दक्षिण पश्चिम मानसून। और दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से उठता है तो मैं बता दूं कि यह भूमध्य सागर का एक सिंबल बनाया हूं। भूमध्य सागर से यह मानसून उठना प्रारंभ करता है और भूमध्य सागर के बाद इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करता है। दोस्तों, उत्तरी जेट स्ट्रीम की हवाएं इसको ढकेलती हुई, खिंचती हुई भूमध्य सागरीय नमी को, आर्द्रता को लेकर जब ये आगे बढ़ता है तो इसी आर्द्रता से जो वर्षा होती है वो इराक में होती है सबसे अधिक, ईरान में उससे कम होती है, अफगानिस्तान में उससे कम होती है, पाकिस्तान में उससे कम होती है और सबसे कम हिंदुस्तान में होती है दोस्तों। और हिंदुस्तान आते आते इस मानसून का समापन भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यह मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो इस पर क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो यह मानसून दिसंबर और जनवरी के महीने में प्रवेश करता है। दोस्तों, महीना के हिसाब से ठंडी का महीना है, दिसंबर और जनवरी में प्रवेश करता है। दूसरा दोस्तों, यह मानसून सबसे पहले पंजाब के प्रांत से प्रवेश करता है, पंजाब के प्रांत से। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यह रबी की फसलों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, अर्थात गेहूं, चना, सरसों इत्यादि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अगला इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह मानसून हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए बड़ा लाभकारी होता है, सेब की खेती के लिए। दोस्तों, ये मानसून अर्थात शीतकालीन मानसून भारत में सर्वाधिक जो वर्षा कराता है वह पंजाब प्रांत में कराता है। 25%, लगभग 25 सेंटीमीटर की वर्षा पंजाब में होती है, 4 सेंटीमीटर की वर्षा लगभग उत्तर प्रदेश में होती है और एकाध सेंटीमीटर की वर्षा बिहार तक होती है। वहां तक यह मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ राजस्थान में, कुछ हरियाणा में, कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में इस मानसून के प्रभाव को देखा जाता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये पूरा बेल्ट में जो बताया हूं वह पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार तक इस मानसून को लेकर पहुंचा हूं। हालांकि ये जो मानसून का रेखा है यह उस मानसून का रेखा नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये मानसून सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर से बनाई हुई मानसून को ही मैं दर्शाया हूं। दोस्तों, तो मैं बता दूं कि इस मानसून से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी में बढ़ोतरी हो जाती है और दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात आप सोच सकते हैं, कल्पना कीजिए कि एक तो ठंडी का महीना चल रहा हो और उसी में
बर्फबारी शुरू हो जाए या ठंड में वृद्धि हो जाए, तो निश्चित तौर पे आपको लगता है कि कपकपी सी स्थितियां बन गई और ज्यादा ठंड होने लगी। एक एक रजाइयों के बजाय आप दो दो रजाइयों की व्यवस्था करने लगते हैं। घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है। तो ये परिस्थितियां दोस्तों देखने को मिलती हैं जब शीतकालीन मानसून की वर्षा भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों मैं बता दूं कि शीतकालीन मानसून की वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में इसे क्या नाम से जाना जाता है, तो इसे मावट के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं 100% की बात किया हूं, यहां पे आप देख सकते हैं 100% की बात किया हूं, तो दोस्तों 100% में से 3% जो भारत की वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। जिस मानसून की मैं बात कर रहा हूं उसी मानसून से होती है। यह गेहूं, सरसों, चना, मटर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, अर्थात रबी की फसल के लिए बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों यह एक प्रकार की मानसून है जो दिसंबर से जनवरी तक आप देख पाते हैं। इसी आधार पर मैं दूसरा मानसून जो आपको बनाया हूं वो दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर, जो भारत की दूसरी मानसून होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून ही भारत की मेन स्ट्रीम की मानसून है। सर्वाधिक वर्षा और उबाऊ वर्षा या फिर कह सकते हैं कि घनघोर वर्षा अगर किसी से होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड किया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सर्वाधिक वर्षा। दोस्तों दक्षिण पश्चिम का सेंस ये हुआ कि अरब सागर, हिंद महासागर से ये मानसून उठना शुरू होता है, इसलिए दक्षिण और पश्चिम की तरफ से ज्यादातर प्रवेश करता है, तो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दोस्तों यह मानसून भारत में जून के महीने से प्रारंभ होकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक, कम से कम सितंबर और अक्टूबर के महीने तक भारत के लगभग समग्र क्षेत्रों पर प्रभावकारी रहता है। और जब समग्र क्षेत्र की बात कर रहा हूं और लगातार 4 महीने की बात कर रहा हूं प्रभाव को लेकर, तो आप समझ सकते हैं यही वो मानसून है जिससे भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों यह मानसून सबसे पहले केरल के तट पर टकराती है। यह भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। इसके टकराने का वैसे तो सामान्य डेट 1 जून माना जाता है दोस्तों, लेकिन कभी हवाओं के दबाव के कारण मानसून जल्दी आती है, तो कभी हवाओं के लो प्रेशर के कारण मानसून 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आ जाती है। लेकिन जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, सबसे दक्षिण में और सुदूर क्षेत्रों में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में है दोस्तों। ये इसी पहाड़ी से यह मानसून टकराती है और जब यह मानसून टकराती है इसी पहाड़ी से, तो यह मानसून 2 भागों में बंट जाती है। किसी पहाड़ से कोई हवा टकराएगी तो 2 भागों में बहना शुरू कर देगी। तो जब यह मानसून इस पहाड़ से टकराती है तो यह मानसून 2 भागों में बंट जाती है, अर्थात कह सकते हैं कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 भागों में चीर देती है। एक हिस्सा दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक हिस्सा यह पश्चिमी घाट से होते हुए, यहां मैं कुछ बनाने का भी प्रयास कर रहा हूं, पश्चिमी घाट से होते हुए महाराष्ट्र में कृष्णा गोदावरी घाटी के क्षेत्रों से होकर, कर्नाटक के क्षेत्रों से होकर, गुजरात के बेल्ट से होकर, यह राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी ढलान के समानांतर, यहां अगर मैं दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां अगर अरावली पर्वत में बना दूं, अरावली पर्वत बना दूं, तो इसी के समानांतर यह भारत के उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट करती है। एक हिस्से की बात बता रहा हूं क्योंकि यह पर्वत ने 2 भागों में बांटा था। एक जो बाएं तरफ से निकल रही थी मानसून, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वह मानसून केरल से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए अरावली पहाड़ी के पूर्वी ढलान से समानांतर ये उत्तर और पूर्व में प्रवेश कर रही है और इस मानसून से पश्चिमी घाट में घनघोर वर्षा होती है दोस्तों।
पश्चिमी घाट में प्रत्येक साल 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है और भारत में सर्वाधिक एक साल में किसी क्षेत्र में वर्षा होती है तो पश्चिमी घाटी क्षेत्र में होती है। हालांकि किसी एक जगह पे होती है दुनिया में, तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा चेरापूंजी या मासिन राम, मैं उसकी भी बात करूंगा। लेकिन यहां पे आप देख सकते दोस्तों, पश्चिमी घाट वर्षा की वजह से बेहद चर्चित रहता है, बेहद जैव विविधताओं से भरा रहता है, खूब ज्यादा वनस्पतियां यहां देखने को मिलती हैं और जीवन शैली यहां बेहतरीन मानी जाती है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं आप देख रहे हैं और यह समग्र रूप से भारत में प्रवेश किया। मैं यहां रोक रहा हूं क्योंकि यह फिर लौटेगा, उसको मैं बताऊं उससे पहले कि आप चीरने वाले जगह पर, बटने वाले जगह पे दूसरा हिस्सा इसका देख लीजिए। दूसरा हिस्सा दोस्तों इस पहाड़ी के दाहिने तरफ से, पहला हिस्सा बाएं तरफ से गुजरा है, दूसरा हिस्सा दाएं तरफ से दोस्तों मैसूर के पठारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तटीय क्षेत्र, उड़ीसा का पठारी क्षेत्र, दंडकारण्य प्रदेश, बंगाल होते हुए यह मानसून बांग्लादेश में प्रवेश करता है और बांग्लादेश से आगे निकलकर दोस्तों यह मानसून यहां देख सकते हैं गारो, खांसी और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों के बीच में जब यह प्रवेश करता है तो एक विश्व स्तरीय विलक्षण घटना होती है। और विश्व स्तरीय विलक्षण घटना को मैं बताते समय बता दूं कि ये तीन तरफ से घोड़े के नाल के रूप में बनी हुई पहाड़ियां इस मानसून को तीन तरफ से घेर लेती हैं और एक तरफ से मानसून खुद ही प्रवेश किया रहता है पहाड़ियों के बीच में, तो उस मानसून को निकलने का कोई जगह नहीं होता है और मानसून के सामने एक ही मात्र चारा होता है कि वो मानसून ऊपर उठ जाए। अब पहाड़ियों से टकराकर जब मानसून ऊपर उठती है तो ऊंचाई पर जाने के बाद संघनित होती है, बादल बनाती है और घनघोर वर्षा कराती है। दोस्तों मैं बता दूं कि घनघोर वर्षा होती है और लगभग 1000 सेंटीमीटर, भारत में 175 सेंटीमीटर, इस चेरापूंजी या उसके 4 किलोमीटर दूर स्थित मासिन राम नामक स्थान पर 1045, यहां तक कि 1100 कई किताबों में देता है, हालांकि थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, सर्वाधिक दुनिया का वर्षा इसी जगह पे होता है दोस्तों। चेरापूंजी या मासिन राम यह जगह है मेघालय में। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मेघालय शब्द ही अपने आप में बता रहा है, एक मतलब होता है बादल और आलय मतलब रहने का स्थान। उस राज्य का नाम ही मेघ आलय, जहां बादल रहते हैं, जहां बादलों का बसेरा है, जहां मेघों का आशियाना है, वही मेघालय है, उसी में चेरापूंजी है, वहीं पे मासिन राम है। तो दोस्तों यह भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये तीनों पहाड़ियों के बारे में उल्लेख नहीं बताए हैं, तो मैं बता दूं, एक का नाम है गारो, दूसरे का नाम है खांसी और तीसरे का नाम है जयंतिया। हालांकि दोस्तों इसी घटना के दौरान अर्थात दाहिने तरफ से होने वाली मानसूनी परिस्थितियों के दौरान मैं आपको बता दूं कि इसमें महानदी घाटी, दामोदर घाटी और असम में सुरमा घाटी तक यह वर्षा पहुंचती है। इस वर्षा का प्रभाव देखा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में इस वर्षा का प्रभाव देखा जाता है। तो दोस्तों यह वर्षा लगभग समग्र देश में तो परिभाषित किया ही अपने आप को। सबसे बड़ी बात इस वर्षा को लेकर है कि इसे दो पार्ट में विभाजित करते हैं, एक आगमन की वर्षा और दूसरे निगर्मन की वर्षा, अर्थात एक आने वाला मानसून और एक लौटने वाला मानसून। अभी तक मैं जो चर्चा कर रहा था वो भारत में मानसून आ रहा है, जहां जहां मैं बताया हूं ये सब आने वाला मानसून है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आने वाले मानसून से जो भारत की कुल वर्षा होती है वह 74% होती है, 74%। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बांटी जाती है,
एक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से वर्षा, एक दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्गमन से वर्षा, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने से वर्षा। तो दोस्तों जो लौटने वाली बारिश है उसे हम कभी कभी उत्तर पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं। और अब यहां समझिए कि लौटने वाला मानसून कहां है। जब ये जितने भी मानसून भारत में प्रवेश किए हैं वह सूर्य के लगातार कर्क रेखा पर तपन के कारण वायु दाब कम और ताप ज्यादा होने की वजह से इनका भारत में प्रवेश हुआ। लेकिन सूर्य जब दक्षिणायन होने लगा तो वायु दाब ज्यादा और ताप कम हो गया, जिसके वजह से यह मानसून सूर्य के साथ साथ जब सूर्य लौट रहा है दक्षिण में तो यह मानसून भी अब वापस लौटने लगता है। दोस्तों आप बहुत यहां ध्यान से देखेंगे तो यहां पूरब, पहले उत्तर ये है, उत्तर में गया, अब फिर पूरब से होकर ये प्रवेश कर रहा है भारत के बीच वाले हिस्सों से। धीरे धीरे ये भारत के बाहर जा रहा है, यहां से अब ये बाहर जाएगा। और जब यहां से ये बाहर जाएगा दोस्तों तो इस मध्य वाले क्षेत्रों से या जिधर से एंट्री किया है उधर भी कुछ हद तक वर्षा कराते हुए लौटता है। और इस दौरान सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु प्रांत में कराता है, और सबसे अधिक वर्षा किसी शहर में कराता है तो चेन्नई शहर में कराता है। दोस्तों याद रखेंगे कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस प्रांत में होती है, तो आपका जवाब होगा तमिलनाडु प्रांत में होती है। दोस्तों चाहे लौटते हुए मानसून से पूछे, चाहे उत्तर पूर्व मानसून से पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो आपका जवाब होगा, आपका आंसर होगा तमिलनाडु प्रांत में होती है। दोस्तों अब आपके मन में होगा कि ये 74% मैं जाते हुए परिस्थितियों को लेकर बताया हूं, तो लौटते हुए परिस्थितियों से कितना वर्षा होती है। यह जाते हुए परिस्थिति से भी वर्षा कराती है और लौटते हुए परिस्थितियों से भी वर्षा कराती है। लौटते हुए परिस्थितियों से वर्षा जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में होता है, और जाते हुए मानसून की शुरुआत जून से होती है, जैसा कि मैं बता दिया हूं। तो लौटते हुए मानसून से जो वर्षा होती है वह भारत के कुल वर्षा का 13% होती है। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि 13% अकेले वर्षा कहीं से होती है, तो लौटते हुए मानसून से होती है। और लौटते हुए मानसून की बहुत विशेषता है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो तमिलनाडु प्रांत में होती है और चेन्नई शहर में होती है। दोस्तों यह आपके सर्वाधिक लाभकारी मानसून मानी जाती है और भारत का एक्चुअल मानसून मानी जाती है। इसे हम वर्षा का महीना कहते हैं या वर्षा का काल कहते हैं। आप सबके जीवन में इस परिस्थितियों से एक बार गुजरने का मौका मिलता होगा कि आपके जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खूब वर्षा होती है, वर्षा कम होती है। लौटता हुआ मानसून हमको भी 1-2 दिन 5 दिन का वर्षा कराता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा लौटते हुए मानसून से दोस्तों दक्षिण भारत में होती है। अगर केवल भारत के दृष्टिकोण से उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और जो है कि पूर्वी भारत पूछ दे, तो आपका आंसर होगा कि लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तो दक्षिण भारत में होती है। अब दोस्तों देखेंगे कि हम जिस वर्ष, हालांकि इस क्वेश्चन ये आपके सामने हो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक लाभ किस प्रकार की फसल को होता है, अगर सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ दे तो आपका जवाब होगा खरीफ की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है, धान को सबसे अधिक लाभ होता है, गन्ने को सबसे अधिक लाभ होता है। इस प्रकार के फसलों को बाजरे, वो जो है कि इस प्रकार के बाजरा नहीं उसमें आ सकता है दोस्तों, लेकिन ऐसे फसल जो खरीफ के सीजन में बोए जाते हैं, या हम यूं कहें कि जिस फसल को सर्वाधिक ताप और सर्वाधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है, वह फसल आपको जो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से लाभ प्राप्त करते हैं।
दोस्तों, अगर हम तीसरे प्रकार के मानसून की बात करें तो इसका नाम है ग्रीष्म ऋतु वर्षा या दक्षिण पूर्व चक्रवाती पवन। अभी तक मैं तीसरा प्रकार नहीं बताया हूं, अभी मैं सिर्फ एक प्रकार और दो प्रकार की चर्चा किया हूं। अब तीसरा प्रकार कह रहा है ग्रीष्म ऋतु वर्षा या दक्षिण पूर्व चक्रवाती पवन। अब दक्षिण पूर्व कहां है पहले वो समझ लीजिए। ये दक्षिण है और ये पूरब है। पहले ये दक्षिण और पश्चिम था जो दूसरे प्रकार में लिखे हैं, अब ये दक्षिण और पूरब है। और चक्रवाती पवन मतलब कहीं ना कहीं यह जो वर्षा है वह इस मूवमेंट से भारत को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये मैं इंडिकेट कर रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके प्रभाव को आप समझने का प्रयास करेंगे। और मैं घुमाकर इसलिए किया हूं दोस्तों क्योंकि एक चक्रवाती पवन है और इसकी शुरुआत भारत में जब गर्मी का महीना प्रारंभ होता है, जब ठंडी भारत से जाने लगती है खासकर उत्तरी क्षेत्रों से, और ग्रीष्म यानी गर्मी का महीना प्रारंभ होने लगता है, तभी यह मानसून भारत में दिखाई देता है। अर्थात इस मानसून का समय जो है वह अप्रैल और मई का महीना है। दोस्तों मैं बता दूं कि इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो ये तब ये मानसून आता है जब भारत में मई के दिनों में तापमान बहुत उच्चतर हो जाता है और निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। सूर्य बेहद उत्तरायण होकर कर्क रेखा के इर्द गिर्द बना रहता है और ताप उच्च होता है, जिसकी वजह से दाब कम होता है, जिसकी वजह से लू की परिस्थितियां प्रारंभ हो जाती हैं, लू चलना शुरू हो जाता है। और जब लू चलता है दोस्तों तो बहुत सारी मिट्टी के कण हवाओं में तैरने लगते हैं। आज आप समझ सकते हैं हवाओं में मिट्टी के कण तैरेंगे, ताप उच्च रहेगा, दाब निम्न रहेगा, तो दक्षिण की जो मानसूनी हवाएं हैं, जो दक्षिण पूर्व पवन के नाम से, चक्रवाती पवन के नाम से आ रही हैं, वो एक तो चक्रवाती आ रही हैं और दूसरे में कण से टकराने पर और भयंकर चक्रवाती हो जाती हैं और तड़िक झंझावार, जिसमें बिजली चमकता है, गरजता है और उसके साथ भारत में वर्षा होती है। तो वह वर्षा अप्रैल मई के महीने में होती है और भारत के ज्यादातर दोस्तों ये पूर्वी बेल्ट से संबंधित राज्यों में होती है। मतलब आप समझ गए कि बिजली के चमक के साथ, गरज के साथ झंझावार जो बारिश होती है वो दक्षिण पूर्व चक्रवाती पवनों से होती है, जिसे ग्रीष्मकालीन पवन कहते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें 100% में से 3% तो मैं इस प्रकार के वर्षा से मैंने बताया, 74% या 13% ये सभी मिलाकर दोस्तों 90% हो गया था और बाकी बचा सिर्फ 10%। वह 10% दोस्तों इसी ग्रीष्मकालीन वर्षा से आपके देश में बारिश होती है। और इस वर्षा को हम उड़ीसा में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं, आपको कुछ हद तक केरल में हम इसको देखते हैं, इस क्षेत्रों में कर्नाटक में भी इसको हम देखते हैं, लेकिन इससे तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है, या हम कहें कि कोरोमंडल क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। हालांकि मैं एक और चीज मेंशन जोड़ दे रहा हूं दोस्तों कि यहां जब लौटते हुए मानसून लिखे हैं तो इसमें पूछेगा कि लौटते हुए मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। राज्य न पूछ, राज्य पूछेगा तो आप तमिलनाडु बता देंगे, लेकिन किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है तो कोरोमंडल क्षेत्र में होती है। एक पहाड़ी क्षेत्र है तमिलनाडु में, कोरोमंडल क्षेत्र में होती है। लेकिन हम जब ग्रीष्मकालीन ऋतु या दक्षिण पूर्वी चक्रवाती पवन की बात कर रहे हैं जो इधर से प्रवेश कर रहा है, उससे यानी ग्रीष्म ऋतु वर्षा से किस राज्य में वर्षा नहीं होती है तो तमिलनाडु ही राज्य में नहीं वर्षा होती है, कोरोमंडल क्षेत्र में ही नहीं वर्षा होती है। यह कंप्लीटली लॉजिक है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंसेस है। और इस मानसून की
बड़ी विशेषता ये है कि खासकर आप देखे होंगे लगन के क्षेत्रों में यह मानसून ज़्यादा प्रभावकारी रूप से दिखता है। तो कई लोगों का तो बेचारे लगन ही बर्बाद हो जाता है, शादी विवाह में टेंट टम्मू उखड़ जाता है, बाराती घराती भागकर पनाह लेते हैं, दुल्हा दुल्हन की किसी तरह शादी होती है। और ये कुछ लोगों के लिए दुखद होता है, लेकिन किसानों के लिए कुछ और लोगों के लिए सुखद भी होता है। और मैं बता दूं कि इसको भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं कि इसे केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है, कर्नाटक में कॉफी वर्षा कहा जाता है, इसे बंगाल में बैसाखी कहा जाता है, इसे असम में चाय वर्षा कहा जाता है, या पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है, और कर्नाटक में एक और नाम दिया जाता है कॉफी वर्षा के साथ चेरी ब्लॉसम वर्षा भी कर्नाटक राज्य में ही होता है। यह भी ग्रीष्मकालीन प्रकार के ग्रीष्म ऋतु वर्षा का एक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नामकरण है। इसे भी डिटेल में नोट कर लीजिएगा और इसको भी आप आसानी से समझ लीजिएगा। दोस्तों, यह जो था यह भारत के 3 विशेषता आधारित मानसून थे, तीनों का एक विस्तृत अध्ययन था। इसमें अगर किसी प्रकार की आपको कोई त्रुटि नजर आ रही हो या कहीं से और डिटेल आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें सीधे फोन कॉल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जिससे और डिटेल आपको हम बता सकें। आप हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से डिटेल वीडियोस आपके सामने जाता रहे। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।